तो बच्चों क्या हाल चाल, बढ़िया सब। स्वागत करते हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल नवोदय अकेडमी पर। हमें नवोदय कलम से क्रांति। आज के इस वीडियो में हम यूपी बोर्ड 2022 के मैथमेटिक्स के एबी पेपर कोड के क्वेश्चन नंबर 3 को डिस्कस करेंगे। जैसा कि आपको विदित होगा कि क्वेश्चन नंबर 1 और 2 के सोल्यूशन को बनाकर हमारे चैनल पे पहले से अपलोड कर दिया गया है। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 के पहले पार्ट में पूछा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का HCF और LCM ज्ञात करना है। आइए बढ़ते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ। यदि हम 96 का अभाज्य गुणनखंड करें तो इस तरीके से आता है, 404 का गुणनखंड करें तो इस तरीके से आता है। यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि 101 एक अभाज्य संख्या है, अर्थात 101 से ही कटेगा। अब जैसा कि आपको पता है, जब हम HCF निकालते हैं तो HCF का फुल फॉर्म क्या होता है बच्चों? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, अर्थात इन दोनों में जो कॉमन आ रहा है और दोनों में जो संख्या प्रेजेंट होती है वही क्या होता है? हमारा HCF होता है। तो कॉमन लेने चलो, देखिए कि यहाँ 2 कॉमन आ रहा है और एक यहाँ 2 कॉमन आ रहा है, तो यही क्या हो जाएंगे? हमारी इसकी HCF हो जाएंगे। तो HCF कितना हो जाएगा हमारा? 2 × 2, हैंस HCF कितना हो गया? 4। ठीक है। अब यदि LCM की तरफ बढ़े तो LCM का फुल फॉर्म क्या होता है बच्चों? लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, अर्थात हमें जब LCM निकालना रहता है किस विधि से, यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड विधि से, तो दोनों में जो कॉमन आ रहा है उसको ले लीजिए। ठीक है। उसके बाद जो बचा है उन सभी को लिख लेते हैं। तो क्या बचा हुआ है? 3 तो 2 बचा हुआ है, तीनों 2 ले लीजिए। एक 3 बचा है तो एक 3 भी ले लीजिए, और एक 101 बचा है तो इसको ले लीजिए, और इन सब का मल्टीप्लाई कर लीजिए। जो मल्टीप्लाई करने पे आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा? LCM। आइए मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आता है देखते हैं। मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूना 32 हो जाएगा। ठीक है। 32 तरीका 96, और 96 में 101 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा बच्चों? 96 96। ठीक है, 9696। ठीक है। इस तरीके से पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। बढ़ते हैं इसी के सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट में हमें क्या दिया हुआ है? क के किस मान के लिए रैखिक समीकरणों इतना और इतना के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। ठीक है बच्चों, आइए इसी कॉन्सेप्ट को समझते हैं। अब मान लेते हैं हमारा 2 समीकरण है वह a1x प्लस b1y प्लस c1 a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 फॉर्म का है। यदि इसके हमारे अपरिमित रूप से अनंत हल हैं तो a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2 होता है। तो उस कंडीशन के अकॉर्डिंग यदि इसको हम इससे कंपेयर करें तो ये कितना जाएगा? k/12, इधर 3/k। अब देखिए यहाँ प्लस था, ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे जब हम इसको वैल्यू लेंगे c1 c2 की तो माइनस के साथ लेना पड़ेगा, तो माइनस के साथ ले लिए। ठीक है। अब 1 मिनट के लिए इन दोनों चीज़ को लेकर सॉल्व करके यहाँ से k की वैल्यू निकालते हैं। ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? k और क्रॉस मल्टीप्लाई से सॉल्व करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? k इंटू के इज इक्वल टू 12 इंटू 3, तो k इंटू के कितना हो जाएगा? k स्क्वायर इक्वल टू 36। तो यहाँ से k की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों? √36। तो √36 की वैल्यू क्या आ रही है बच्चों? +-6, अर्थात k की 2 वैल्यू आ रही है। ठीक है। और पार्ट को लेकर सॉल्व करेंगे और देखते हैं वहाँ से k की वैल्यू क्या आ रही है, तो फिर वहाँ से हम अपने कंक्लूजन तक पहुँच जाएंगे। अब इन दोनों पार्ट को ले लीजिए, इनको सॉल्व करने का प्रयास करिए। तो सबसे पहली बात तो माइनस से माइनस कट गया। ठीक है। अब यहाँ पे भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। जब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों? 3k हो जाएगा। ठीक है। और इधर क्या आ जाएगा? k, और ब्रैकेट में क्या है मेरा? k-3। अब इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए। 3k इज इक्वल टू k का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? k स्क्वायर माइनस 3k हो जाएगा। ठीक है। ये 3k उस तरफ भेज दीजिए तो क्या हो जाएगा आपका? k स्क्वायर माइनस 3k, ये 3k उधर जाएगा तो -3k हो जाएगा इज इक्वल टू 0। तो k स्क्वायर -6k इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। इधर से k कॉमन ले लीजिए, तो k कॉमन ले तो क्या बचेगा क्वेश्चन में? k-6 इज इक्वल टू 0। तो इस वाले पार्ट से क्या आएगा? k इज इक्वल टू 0 आएगा। इस वाले पार्ट से क्या आ जाएगा हमारा? k इज इक्वल टू 6 आ रहा है। ठीक है। तो दोनों में से कोई एक ही वैल्यू पॉसिबल हो रहा है। इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है बच्चों? यहाँ पे भी +-6 है, यहाँ पे 6 है, अर्थात k की वैल्यू क्या हो सकती है? +6 हो सकती है। तो आप चाहे तो इन दोनों पार्ट को भी लेके आप देख सकते हैं, वहाँ पे भी कुछ वैल्यू आएगी। अब इन दोनों में 6 कॉमन आया है तो इसमें भी अपने आप 6 आएगा ही। ठीक है। तो यहाँ पूछा है कि k के किस मानों के लिए अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, तो k का क्या मान होगा? 6 होगा। ठीक है। बढ़ते हैं ग की तरफ। इसमें हमें बोला है कि ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका कोण C समकोण है, तो हमें ये सिद्ध करना है। तो एक त्रिभुज बना लेते हैं हम। ठीक है। ABC जिसमें हमें बोला है कोण C क्या है? 90 अंश का है, और ये समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें कौन सी 2 भुजा हो बराबर होगी। आइए इसको समझते हैं। एक नया डायग्राम और बना लेते हैं।
तो वहाँ से हमें थोड़ा सा अच्छे से समझ में आएगा। तो इस तरीके से बना लेते हैं डायग्राम, ठीक है। तो 90 अंश यहाँ से 80 से विजुअल होगा हमें। तो सी वाला में बोल रहा है 90 अंश है और इसको ए ले रहे हैं, इसको बी ले रहे हैं। तो हमें पता है कि कोई भी त्रिभुज यदि समकोण त्रिभुज है तो उसकी जो सबसे बड़ी भुजा होती है वो कर्ण होती है और वो 90 अंश के सामने वाली भुजा होगी। तो ये वाली भुजा कर्ण हो गई। और ये क्वेश्चन में मेंशन है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है। देखिए यहाँ पे भी मेंशन किया हुआ है कि समद्विबाहु त्रिभुज है, परंतु इस बात का मेंशन नहीं किया है कि यदि समद्विबाहु त्रिभुज है तो कौन सी दो भुजाएं बराबर होंगी। तो यहाँ से हम कंक्लूजन में बना लेते हैं कि ये दोनों भुजाएं ही बराबर होंगी। क्यों बच्चों ये दोनों भुजाएं बराबर होंगी? क्योंकि यहाँ पे हमें दिया क्या है कि यह समद्विबाहु त्रिभुज है और इसमें कोण सी 90 अंश, तो 90 अंश के सामने वाली भुजा कर्ण हुई और कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है। तो कर्ण किसी अन्य भुजाओं के बराबर हो ही नहीं सकता है, इसलिए जो बची दो भुजाएं हैं आधार, ठीक है, और लंब, उनको ही बराबर होना पड़ेगा। अब यदि इस त्रिभुज पे हम पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, प्रमेय लगाते हैं तो क्या होता है? पाइथागोरस प्रमेय बोलता है कर्ण का जो स्क्वायर होता है वह अन्य दो भुजाओं के स्क्वायर के बराबर होता है। तो अन्य दो भुजाओं का स्क्वायर के बराबर कर दिए इसको, ठीक है। और हमें ये विदित है ये समद्विबाहु त्रिभुज है, ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है। ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, अतः इसमें हम बोल सकते हैं कि ए सी बराबर बी सी होगा। तो हमें देखिए यहाँ जो सॉल्व करके लाना है वहाँ पे हमें ए सी के टर्म में आंसर लाना है। तो हम बी सी को ए सी लिख सकते हैं। जब यहाँ बी सी को ए सी लिखेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा? ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, ठीक है बच्चों। तो ए बी स्क्वायर बराबर क्या हो गया? 2 टाइम्स ए सी स्क्वायर। हमें यही लाना था कि ए बी स्क्वायर जो होता है वह 2 टाइम्स ए सी स्क्वायर के बराबर होता है। अल्टीमेटली देखिए हमारा वही आंसर आ गया, ठीक है। अब बढ़ते हैं घ पार्ट की तरफ। घ पार्ट में बोल रहा है एक बेलन के आधार की त्रिज्या इतनी है और उसकी ऊंचाई इतनी है, तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है बच्चों। घ पार्ट में हमें क्या दिया है? एक बेलन दिया हुआ है, तो एक बेलन बना के समझते हैं इसको। एक बेलन ऐसे दिया हुआ है और फिर क्या दिया हुआ है कि इस बेलन की आधार की त्रिज्या कितनी है? 4 सेंटीमीटर। मतलब ये बेलन है तो इसके आधार की त्रिज्या कितनी है ये बच्चों? ये 4 सेंटीमीटर है। और बोल रहा है कि इसकी ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है। तो ऊंचाई ये है, तो ऊंचाई को कितना मान लिए हम? 14 सेंटीमीटर मान लिए, ठीक है। तो हमें इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला आपको अब तक याद हो गया होगा। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल को अंग्रेजी में बोलते हैं कर्व सरफेस एरिया। इसी क्या लिखते हैं? सी एस से। इसकी वैल्यू कितनी होती है बच्चों? 2 पाई आर एच। तो बस वैल्यू पुट कर दीजिए 2 इंटू 22/7 आर की जगह, पाई की जगह। आर कितना है हमारा? 4 है। एच कितना है? 14। इसकी जगह 14 पुट कर दीजिए। अब काट दीजिए, 7 से काटेंगे तो 7 दूनी 14। ये कितना हो जाएगा? 2 इंटू 22 इंटू 4 इंटू 2, ठीक है बच्चों। अब गुणा कर दीजिए, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 इंटू 22 हो जाएगा। अब इसका गुणा कर दीजिए, तो गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 16 दूनी 32, 16 दूनी 32, 3 35। तो इतना, और मात्रक क्या दिया था हमारा? सब सेंटीमीटर में दिया हुआ है, तो ये क्या आ जाएगा? सेंटीमीटर स्क्वायर। आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए लेक्चर के साथ। तब तक आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।